जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? आज़म खान साहब जो हैं वो तो वादा माफ़ गवाह बन रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये आखिरी वादा माफ़ गवाह होंगे या इनके बाद भी होंगे? जो इनके बाद होंगे वादा माफ़ गवाह, उनके बारे में क्लेम ये किया जा रहा है कि जब वो बयान देंगे तो इमरान खान साहब बिल्कुल ढेर हो जाएंगे। आखिर वो कौन साहब हैं, ये कौन साहिबा हैं कि जो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बन सकती है? ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और साइफर की असल कहानी, किसने क्या किया, ये भी हम आपको आज डिटेल के साथ बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि इसमें जनरल बाजवा का क्या किरदार था और क्या वाकई जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान को तैयार किया था कि आप साइफर लहरा दें आवाम के सामने। ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और 27 मार्च को इमरान खान साहब ने जो साइफर लहराया था जलसे में, वो वाकई साइफर था या फिर वो एक आम कागज़ था? और अगर आम कागज़ था तो इमरान खान साहब ने वो कागज़ कहाँ से लिया था, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। अगर आप सरकार के सिस्टम को जानते हैं तो आप ये यकीनन जानते होंगे कि सरकार के अंदर जो टॉप पे एक ऑफिसर होता है, ब्यूरोक्रेट होता है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या होते हैं? प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब कुछ होते हैं, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन जारी करना है, जो प्राइम मिनिस्टर ने मंजूरी देनी है, जो प्राइम मिनिस्टर सोच रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर करना चाहता है, ये सब कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दस्तखत से जारी होता है। सारे नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें, जितनी मुलाकातें होनी है प्राइम मिनिस्टर के साथ, जहां प्राइम मिनिस्टर ने जाना है, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहना है, और इसके साथ साथ सारी एजेंसीज जो पाकिस्तान की हैं वो सब की सब प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फीड करती हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फिर जाके प्राइम मिनिस्टर को फीड करता है। ये इंतहाई अहम ओहदेदार होता है और इसके बारे में कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर की कान भी होता है, आंखें भी होता है, नाक भी होता है, मुंह भी होता है और हाथ और पाँव भी होता है। लिहाजा अगर सिर्फ आप इसको काबू कर लें तो प्राइम मिनिस्टर जो ना हिल नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि सब कुछ तो इसी शख्स ने देना है। अब अगर ये कोई फाइल प्राइम मिनिस्टर के सामने नहीं रख रहा तो प्राइम मिनिस्टर को क्या पता कि कहाँ पे क्या चीज़ अटकी हुई है, या फिर ये जाते जाते प्राइम मिनिस्टर को बता देता है कि सर इस फाइल पे आपने दस्तखत नहीं करना है, तो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं करेगा और उससे क्या होगा, बिलियन ट्रिलियंस का नुकसान हो जाता है और बाज़ औक़ात बिलियन ट्रिलियंस का फ़ायदा भी हो जाता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर का लिबास होता है, कि वो सब कुछ ही होता है और अगर वो उसको उतार दिया जाए या निकाल दिया जाए तो प्राइम मिनिस्टर ऑलमोस्ट बरहना हो जाता है, नंगा हो जाता है। ये सूरत हाल होती है उसमें। अब आज़म खान जो थे वो इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी अफसर भी थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे। कहा जाता था कि इमरान खान के सारे अच्छे और बुरे काम जो हैं वो आज़म खान साहब करते थे और जिसने भी आज़म खान के साथ रब्ता ठीक कर लिया था वो इमरान खान के करीब था, और जिसका आज़म खान के साथ ताल्लुक़ ख़राब हो गया था वो इमरान खान साहब से दूर हो गया। और उसमें दो मिसालें मैं आपको पेश करता हूँ। पहली जो मिसाल है वो जहांगीर तरीन है। जहांगीर तरीन की आज़म खान के साथ लड़ाई होगी और उसके बाद जहांगीर तरीन पार्टी से फारग हो गए मुकम्मल तौर पे, फिर वो जेल जाते जाते बचे, वो आपके सामने। फिर इसके साथ साथ फैसल वाडा, उसके साथ भी यही हुआ था, आज़म खान के साथ उनकी गड़बड़ हुई और वो कम्प्लीटली फारग हो गए हर तरफ से। फिर हम इसमें कुछ और लोगों की मिसालें भी आपके सामने पेश कर सकते हैं, लेकिन वो सरदस्त पेश करनी मुनासिब नहीं है। वो आने वाले दिनों में मैं आपको पेश करूंगा कि किस किस शख्स के साथ आज़म खान ने इमरान खान के ताल्लुकात ख़राब किए थे। बहरहाल एक साइफर की कहानी आई थी, आपको याद होगा कि 8 मार्च 2022 को अमेरिका में हमारे सफ़ीर थे असद मजीद साहब, जो इस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी हैं। तो इनकी मुलाकात हुई थी अमेरिका के वजारत ख़ारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के साथ, और फिर इन्होंने एक साइफर बना के, साइफर एक सीक्रेट पेपर होता है जो अमूमन एम्बेसडर्स भिजवाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और उससे सिर्फ 4 लोग देख सकते हैं, उससे ज़्यादा लोग नहीं देख सकते। तो इन्होंने एक साइफर बनाया और साइफर बना के इन्होंने वजारत ख़ारजा को भिजवा दिया असद मजीद साहब ने, और वो सबसे पहले सेक्रेटरी जो ख़ारजा थे उनके पास आया और सेक्रेटरी ख़ारजा ने उसे रूटीन के मुताबिक 3 लोगों को भिजवा दिया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दिया, उन्होंने आर्मी चीफ को भिजवा दिया और उन्होंने DGISI को भिजवा दिया। तो ये 3 लोगों के पास ये पेपर पहुंच गया। अब जब पेपर 9 मार्च को प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास पहुंचा, आज़म खान साहब के पास, तो वो साइफर को लेके इमरान खान के पास गए और उन्हें बताया कि ये इस किस्म का साइफर है। और उसके बाद जो ऑडियो उसकी बाद में लीक हुई, 28 सितंबर को उसकी ऑडियो लीक हुई, जिसमें इमरान खान साहब ने बड़े एक्साइटमेंट के साथ कहा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ हमारे हाथ आ गई है और अब हम इसके साथ खेलेंगे और हम एक नैरेटिव डेवलप करेंगे। ऑडियो आपको याद होगी अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा वो ऑडियो आपको सुना देता हूँ, उससे आपको इस सारी सूरत हाल को समझने में बहुत सहूलत हो जाएगी। तो ऑडियो आप मुलाहिजा कर लें जो 28 सितंबर 2022 को लीक हुई। लेकिन अब हमने सिर्फ खेले, नाम नहीं लेना अमेरिका का।
बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था ये साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं। देखें अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में उस एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड तो डिमांड नहीं भी देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग कर, मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इस पर, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शामिल कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को शामिल कुरैशी करेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी है, उनको नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने यही चीज सुना दी, इसमें ये था। फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया स्टेप की चीजें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। तो इस ऑडियो के अंदर इमरान खान साहब हैं, असद उमर साहब हैं और इनके साथ साथ आजम खान साहब हैं, और आजम खान साहब बाकायदा प्राइम मिनिस्टर को बता रहे हैं कि हम फिर इस पर मीटिंग बुला लेते हैं, फिर वो जो मिनट्स आएंगे उनको मैं मैनिपुलेट करना आसान होगा, मिनट्स तो मेरे हाथ में होंगे, मैं उनको डिज़ाइन कर लूँगा, लिहाजा कोई इशू नहीं है। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर खेलेंगे, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है, और इस पर एक पूरा बयानिया डेवलप किया जाएगा, और फिर अमेरिका का नाम हमने नहीं लेना, वो आपके सामने है सारी चीज़। ज़ाहिर ये रिकॉर्डिंग हो गई थी, और ये रिकॉर्डिंग के बारे में कहा जाता है कि ये रिकॉर्डिंग IB ने की थी, जो बाद में जो इस हुकूमत के दौर में IB ने गवर्नमेंट के हवाले की और गवर्नमेंट ने फिर उसको लीक कर दिया था। ये एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहरहाल 9 मार्च को ये साइफ़र लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के पास गए। प्राइम मिनिस्टर ने वो साइफ़र की कापी अपने पास रख ली, फिर उन्होंने कहा कि इसके साथ खेलेंगे। अब आज़म खान का ये दावा है कि इमरान खान साहब ने कापी वो मुझे नहीं दी थी, और उन्होंने कहा था ये खो गई। और बाद में इमरान खान साहब ने एक जगह एक इंटरव्यू में इस चीज़ का एतराफ़ किया था कि मेरे पास एक कापी थी, लेकिन वो कापी वाकई गुम हो गई है, मैंने डायरी में रखी थी, कहाँ चलेगी मुझे नहीं पता। वो आज वो क्लिप जो बहुत ज़्यादा वायरल भी है जो इमरान खान साहब ने जिस पे एतराफ़ किया था। बहरहाल उसके बाद फिर 13 मार्च आ जाता है, और 13 मार्च को कामरा के अंदर एक फंक्शन था, और ये एयरफोर्स का फंक्शन था, और ये फंक्शन था J-10C नाम का एक जहाज़ था जो पाकिस्तान ने चाइना से लिया था, और इस जहाज़ को हैंडओवर करना था पाक फ़िज़ाइया को। और ये जहाज़ क्योंकि जनरल बाजवा की कोशिश से पाकिस्तान को मिला था, और इन्होंने प्रेसिडेंट शी को बाकायदा समझाया था कि सर पाकिस्तान को इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है, और फिर प्रेसिडेंट शी जो चाइना के प्रेसिडेंट है उन्होंने जनरल बाजवा की कन्विंसिंग पे ये जहाज़ पाकिस्तान के हवाले किया था। फिर कामरा में 13 मार्च 2022 को एक फंक्शन था जिसमें ये जहाज़ बाकायदा एयरफोर्स के हवाले करना था, तो फिर एयरफोर्स के चीफ़ ने जनरल बाजवा साहब को भी बुलाया था वहाँ पे। तो वहाँ पे जनरल बाजवा साहब थे, एयर चीफ़ थे, और इसके साथ साथ वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी थे, वहाँ पे परवेज़ खटक साहब थे, वहाँ पे असद उमर साहब थे, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, और वहाँ पे फवाद चौधरी थे। जब ये फंक्शन ख़त्म हो गया तो इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा से कहा कि मैं आपसे अलग मुलाकात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है आप मुलाकात कर लें। तो ये उन्हें एक साइड वाले कमरे में ले गए जो ज़ाहिर एयरफोर्स का कमरा था, और वहाँ पे चारों जब आगे जा रहे थे, जिसमें असद उमर साहब भी, शाह महमूद कुरैशी साहब भी, परवेज़ खटक साहब भी, फवाद चौधरी साहब भी, ये प्राइम मिनिस्टर के साथ जा रहे थे। तो उस कमरे के करीब पहुँच के इमरान खान ने फवाद चौधरी से कहा कि फवाद तुम यहाँ बाहर बैठो। तो उन्होंने फवाद चौधरी साहब को बाहर बिठा दिया, और ये लोग अंदर चले गए। अंदर अब कौन कौन थे? वहाँ पे जनरल बाजवा साहब थे, वहाँ पे इमरान खान साहब थे, वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब थे, वहाँ पे परवेज़ खटक साहब थे, वहाँ पे असद उमर साहब थे। और उस वक्त अदम एतमाद की तहरीक जो थी वो लॉन्च हो चुकी थी। तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने जनरल बाजवा से कहा कि आप अदम एतमाद के मामले में हमारी हेल्प करें। तो जनरल बाजवा ने कहा कि सर हम क्या हेल्प कर सकते हैं, मेरा आपको मशवरा है कि आप अपनी पार्टी को राज़ी करें, आप अपने इत्तेहादियों से मिलें, उनको राज़ी करें, तो फिर ये अदम एतमाद जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप डिस्टेंस पे रहेंगे तो ये अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, क्योंकि अपोजिशन ने इस पर बड़ा काम किया हुआ है। तो साथ ही उन्होंने जनरल बाजवा साहब ने अपनी जेब से कागज़ निकाला, और कागज़ निकाल कर उनसे कहा कि देखें मैं आपको बार बार समझा रहा था कि आप अपनी ज़ुबान को काबू में रखा करें। आप इंटरनेशनल लेवल पे जब आप बोल जाते हैं तो उससे पाकिस्तान को फिर नताइज भुगतने पड़ते हैं। अब आपने बार बार जब अमेरिका के बारे में कहा, फिर अफ़गानिस्तान के इशू पे जो आपने पॉलिसी ली, अब उसका नतीजा ये है कि एक साइफ़र आया देखें। अब हमारे सफ़ीर को डोनाल्ड लू क्या कह रहा है, इसको सिर्फ इन बिटवीन द लाइन आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें ख़तरनाक हैं। तो हमने ज़ाहिर है फैटफ के अंदर से निकलना है, हमने IMF को राज़ी करना है, हमारा GSP प्लस है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम मार खा जाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि आप अपने आप को इस मामले में कंट्रोल रखा करें।
तो इमरान खान ने उस साइफर देखने का को या कहा जनरल साहब ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, इसको छोड़ दें, ये तो रोज़ रोज़ का काम है, बस इसको छोड़ दें। और साथ ही उन्होंने वो जो कागज़ था दौरा करके अपनी जेब में रख लिया इमरान खान ने, और उसके बाद वो लेके चले गए। जब वो जाने लगे तो जनरल बाजवा ने दोबारा उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप? उसने कहा लोअर दीर के अंदर जलसा है तो मैंने वहाँ जाना है। तो जनरल बाजवा ने कहा कि सर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में जो आप कलमात कहते हैं ये ज़्यादती है। वो एक ऑनरेबल लीडर हैं और आप प्राइम मिनिस्टर हैं एक मुल्क के, तो जब आप लोगों के नाम रखते हैं तो बुरा लगता है। तो मेरा आपको मशवरा है कि वहाँ जाके ये ना हो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ दोबारा बात कर लें, तो आप एहतियात करें। तो इमरान खान ने कहा ठीक है मैं बिल्कुल मैं मोहतात रहूँगा जनरल साहब, फिक्र ना करें आप। लेकिन लोअर दीन में पहुँचते ही इमरान खान ने सबसे पहले ये ऐलान किया कि मुझे जनरल बाजवा ने रोका था, लेकिन मैं इसके बावजूद मौलाना फजलुर रहमान को डीजल कहता हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने इस मशवरे का ये हशर किया वहाँ पे, और जब ये बात जनरल बाजवा साहब ने सुनी तो उन्होंने सर पीट लिया कि ये हमसे क्या हो गया, हमने इसको रोका था और ये रोकने का ये मतलब था कि इसने हमारा नाम भी ले लिया। बहरहाल एनी हो, उसके बाद ये साइफर जो था ये इसको इशू चलना शुरू हो गया। फिर 27 मार्च को इमरान खान साहब ने जलसे के अंदर खड़े होकर वो कागज़ लहराया था वाइट कलर का जो जनरल बाजवा साहब से उन्होंने लिया था, और उसके बाद उन्होंने उसको लहरा लहरा के जो बात की थी, मैं चाहता हूं कि आप वो एक बार दोबारा सुनें। लिख के हमें धमकी दी गई है, हम मुल्क की मफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है, ये मेरे पास जो खत है ये सबूत है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अब ये इमरान खान साहब इस्लामाबाद में खड़े होकर जलसे में उन्होंने वो साइफर लहरा दिया और उसके बाद अमेरिका का नाम भी ले लिया, और उसके बाद ज़ाहिर है एक क्राइसिस पैदा हो गया और उन्होंने एक नैरेटिव दिया कि पाकिस्तान के अंदर साजिश हो रही है और मेरी जो हुकूमत गिराई जा रही है उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये एक साजिश है जिसके तहत मुझे हुकूमत से निकाला जा रहा है, और इस जो साजिश है इसके डांडे जो अमेरिका के साथ मिलते हैं, और उस पर ज़ाहिर एक खासा कोहराम बरपा हुआ पाकिस्तान के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी, और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसको धचका लगा। फिर आने वाले दिनों में इमरान खान साहब बार बार इसका जिक्र करते रहे। फिर आपको याद होगा कि कासम सूरी साहब ने कौमी असम्बली में इस साइफर को लहरा के उन्होंने जो तहरीक अदम एतमाद का इजलास था उसको कॉल ऑफ कर दिया। साथ ही आपको याद होगा कि सदर आरफ अलवी साहब ने असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दिया। वो सब कुछ हुआ, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को सेटल किया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो एक साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, उसके रेफरेंस से भी एक चीज़ बताता चलूँ कि जब ये केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उस वक्त इमरान खान साहब ज़ाहिर खासा कोशिश कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो इनके हक़ में फ़ैसला दे दे, इमरान खान के हक़ में, या वो तस्लीम कर लें कि असम्बलियाँ टूटी हुई हैं, लिहाजा अब नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं। तो साकिब निसार साहब जाके मिले इमरान खान साहब से, उन्होंने कहा कि मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर मैं भी वहाँ पे होता तो फ़ैसला वही करता जो इस वक्त बेंच कर रहा है, क्योंकि आपसे बहुत बड़ी हमाकत हुई है, इस हमाकत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं मान सकती। तो उस पर इमरान खान साहब फिर खामोश हो गए, जिसके बाद वो फैसला आया जिस पे फिर दोबारा तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब हुआ, और यूँ शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई। लेकिन इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, फिर वो बार बार अमेरिका का जिक्र करते रहे, फिर टॉप ट्रेंडिंग भी बने। आपको याद होगा कि 3-4 दिन ट्रेंड रहा पाकिस्तान के अंदर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तो उन्होंने इंपोर्टेड गवर्नमेंट जो है इसको कह दिया और ये कहा कि अमेरिका इसको बैक कर रहा है और हमें जो निकाला गया है वो अमेरिका की के कहने पर निकाला गया। तो ये बहरहाल सिलसिला चलता रहा। फिर सदर साहब ने इसके ऊपर एक ख़त लिख दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, फिर ये सोचा गया कि इसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कौमी सलामती कमेटी है उसके 2 इजलास भी हुए। पहला जो इजलास हुआ था वो इमरान खान साहब की मौजूदगी में हुआ था और उसके अंदर 31 मार्च को, और उसमें ये डिक्लेयर किया गया था, उसका बाकायदा एलामिया जारी किया था कि इसके ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं है, इसमें कोई धमकी नहीं है, अलबत्ता ज़ुबान नामनासिब है और इस पे एहतजाज हमें करना चाहिए। तो पाकिस्तान ने एहतजाज कर दिया। उसके बाद फिर जब नई गवर्नमेंट आई तो उसने दोबारा कमेटी का इजलास हुआ 22 अप्रैल को, और उसमें भी यही फ़ैसला हुआ, यही चीज़ आई कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम धमकी कहें या इसके अंदर साजिश कहें।
लेकिन इमरान खान साहब इसको कहते रहे। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें महसूस हुआ कि अमेरिका मुझसे नाराज़ हो गया और मैं अगर सियासत करना चाहता हूँ तो मुझे अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहिए। तो फिर इमरान खान साहब ने अपने नैरेटिव को थोड़ा सा तब्दील किया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे अब पता चला है, और वो जो अब पता चला है वो मेरे कॉलम की बुनियाद बनी थी, जिसमें एक जनरल बाजवा साहब से एक रिलेटेड फ़िक्रा लिखा गया था कि हमें महसूस हुआ कि ये लोग मुल्क के लिए ख़तरनाक है। तो यहाँ से उन्होंने फिर इमरान खान साहब ने नैरेटिव अपना बदला और उन्होंने ये कह दिया कि मुझे अब पता चला, इस कॉलम की बुनियाद पर पता चला है कि ये साजिश बाहर से नहीं हुई थी, पाकिस्तान के अंदर से हुई थी। और जनरल बाजवा साहब ने बाहर जाके अमेरिका को समझाया था कि ये ख़तरनाक आदमी है। फिर अमेरिका ने जनरल बाजवा साहब को कहा था, यानी साजिश पहले बाहर गई, फिर साजिश यहाँ से अंदर आई और उसके बाद ये सारा मामला ख़राब हुआ। तो इस सारे मामले के जो ज़िम्मेदार हैं वो जनरल बाजवा साहब हैं। जनरल बाजवा साहब को फिर इन्होंने मीर जाफ़र भी कहा, फिर मीर सादक भी कहा, फिर कद्दार भी कहा, फिर ये भी कहा कि अगर मेरी हुकूमत आई तो मैं इनका एहतसाब करूँगा वगैरह वगैरह। बहरहाल ये सारा सिलसिला चलता रहा। जब ये इसके ऊपर तहकीक हुई इमरान खान साहब के बयानात के ऊपर और फिर FIR हुई, तो उस पर इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से स्टे आर्डर भी लिया था और स्टे आर्डर में यह था कि इमरान खान साहब को इस इशू में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। बहरहाल वो स्टे आर्डर भी चलता रहा। इस दौरान फिर जो आज़म खान साहब हैं वो गायब हो गए घर से। ये 9 जून को कहा जाता है ये घर से निकले थे, उसके बाद ये घर वापस नहीं आए, तो इनकी फैमिली उनको तलाश करती रही। फिर 15 जून को, इस साल की बात कर रहा हूँ मैं, 15 जून को इनकी गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई और उसके बाद फिर परसों 18 जुलाई को जो हाई कोर्ट ने स्टे जारी किया हुआ था इमरान खान साहब के ये साइफ़र के इशू पे, वो स्टे ख़त्म हो गया, खारिज हो गया। और उसके बाद फिर 19 जुलाई को आज़म खान साहब का एक एतराफ़ी बयान आ गया 164 के तहत। उन्होंने बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने बैठ के ये बयान रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद उनके दस्तखत से, मोहर से फिर ये इस बयान को सरकारी तस्लीम कर लिया गया और उसके बाद फिर ज़ाहिर है ये बयान अब आपके सामने है। और उस पे FIA ने नोटिस जारी कर दिया इमरान खान साहब की तलबी का। 25 जुलाई को इनको तलब कर लिया गया और उससे पहले इमरान खान साहब अपनी ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता कर रहे हैं। यानी ये लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे, कहेंगे जी मैं पेश होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ज़मानत दी जाए कबल इस गिरफ़्तारी। और ये कबल इस गिरफ़्तारी ज़मानत इनको मिल जाएगी। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये ज़मानत अब इनको मिल जाएगी। लेकिन जब ये वहाँ पर जाएंगे तो इनसे एक सवाल तो ये किया जाएगा कि वो साइफ़र कहाँ है जो आपके पास था, और अगर गुम हुआ है तो कहाँ गुम हुआ है, उसकी डिटेल पूछी जाएगी। फिर ये है कि साइफ़र आपने किस किस को दिया था, तो वो अब इमरान खान साहब के पास उसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1920 के ख़िलाफ़ है। और जब आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं आपने हल्फ उठाया होता है कि आपने कोई सीक्रेट इस तरह ओपन नहीं करना, जबकि आपने बार बार ये सीक्रेट ओपन किया, आपने आवाम के अंदर भी लहराया, जिस पे अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब डिनाई कर दें, वो कहेंगे वो मेरे पास सफ़ेद कागज़ था सिर्फ जो जनरल बाजवा ने दिया था, वो साइफ़र से मुकर जाएंगे कि वो साइफ़र था। तो ये इमरान खान साहब देखिएगा दिनों में ये करेंगे। और उसके बाद आपने वहाँ पे भी लहराया, फिर आपने अपने कोलीग्स को कैबिनेट के अंदर आपने दिखाया, कुछ आपने प्राइवेट लोग थे जो उनको साइफ़र दिखाया, जो लोग कह रहे थे कि दिखाया। मुझे याद है कि अरशद शरीफ मरहूम जो थे वो अपने शो में जिक्र करते थे कि मैंने साइफ़र देखा था। तो अब सवाल ये कि अरशद शरीफ साहब को साइफ़र किसने दिखा दिया था। फिर 3 अप्रैल 2022 को इमरान खान साहब ने कुछ जर्नलिस्टों को रात के वक्त बुलाया था और वहाँ पे भी उन्होंने साइफ़र लोगों को दिखाया था। तो अब सवाल ये था कि अगर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था तो फिर आपने इसे बार बार लोगों के सामने शेयर क्यों किया, क्यों दिखाया लोगों को। तो ये इमरान खान साहब मुझे लगता है कि फंस गए हैं सारे मामले में। अब आज़म खान साहब सिर्फ इस इशू में वादा माफ़ गवाह नहीं बन रहे, वो 2 और इशूज़ भी हैं जिनमें वादा माफ़ गवाह बन रहे हैं। एक तोशा खाने का केस है, उसमें वो वादा माफ़ गवाह बन रहे हैं क्योंकि नैब का केस है। दूसरा वो अल कादर यूनिवर्सिटी में वो वहाँ पे भी वादा माफ़ गवाह बन रहे हैं। तो ये जो वादा माफ़ गवाहियों का सिलसिला है आज़म खान का, ये आगे बढ़ेगा। और मैं पहले आपको एक बार इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ कि आज़म खान जो है वो वादा माफ़ गवाह बन रहे हैं। और जो नैब के अंदर तरामीम हुई हैं, जो गवर्नमेंट ने रात 12 बजे, चेयरमैन सेनेट जब कायम मुकाम सदर थे तो उनसे जो रात को 12 बजे साइन करवाया था, जो ऑर्डिनेंस जारी करवाया था, उसके अंदर वादा माफ़ गवाह की प्रोविज़न रखी गई थी कि वादा माफ़ गवाह उसको सिक्योरिटी हासिल होगी और अगर उसने कोई इंफॉर्मेशन छुपाई तो जो उसको रायत दी जा रही है वो रायत वापस ले ली जाएगी। तो वो जो क्लास थी वो बेसिकली आज़म खान साहब के लिए ईजाद हुई थी। तो आज़म खान साहब जो हैं वो अल कादर यूनिवर्सिटी में भी बन रहे हैं वादा माफ़ गवाह, और वो तोशा खाने के केस में भी वादा माफ़ गवाह बन रहे हैं। और अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो 8 और ऐसे केसेस मौजूद हैं कि जिसमें आज़म खान साहब वादा माफ़ गवाह बनेंगे। और जब ये इमरान खान साहब का सामना करेंगे तो इमरान खान साहब हैरान रह जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ आज़म खान वाहिद वादा माफ़ गवाह होंगे या और भी होगा। तो मेरी जो इंफॉर्मेशन उनके मुताबिक इमरान खान साहब का इंतहाई करीबी शख्स
यानी इंतहाई करीबी शख्स, जिसके बारे में सबका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को इस लेवल पे लाने में उन्होंने 99% किरदार अदा किया। तो वो जो 99% किरदार वाला शख्स है वो भी अब वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार है। तो अगर वो जब वादा माफ़ गवाह बनेगा और जब उनकी खबर चलेगी तो इमरान खान साहब फिर हैरान ही रह जाएंगे, फिर उन्हें अंदाज़ा होगा कि उनके साथ होता क्या रहा है। अब मैं दुआ कर सकता हूँ कि इमरान खान साहब की अल्लाह ताला ज़िंदगी को सलामत रखे और उन्हें ज़िंदा रखे ताकि ये सारे मामलात वो अपनी ज़िंदगी में देख सकें, और उसके बाद अगर इस्लाह की गुंजाइश हो तो फिर वो दोबारा अपनी पार्टी अपने पाँव पे खड़ा करें और फिर वो मामलात को ज़ीरो से स्टार्ट करें। अगर इमरान खान साहब ज़ीरो से स्टार्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उससे पहले उन्हें ये सारा बोझ उतारना पड़ेगा। अगर वो सारा बोझ नहीं उतारते, इस बोझ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर अब ये कहीं भी नहीं जा सकेंगे।